एपिसोड 30। जफर के बाहर जाने के बाद खान और राजा मुझे यूं घूर रहे थे जैसे आंखों के जरिए मुझे मोम की तरह पिघला देंगे। फिर राजा आगे बढ़ा, तुम्हें अपनी ताकत पर बहुत घमंड है ना? मैं तुम्हारी सब शहजोरी अभी खाक में मिला दूंगा। हाथ पैर बंधे हो तो कोई नाजुक अंदाम लड़की भी ये दावा कर सकती है, और तुम तो हर चीजें क्या हो। मैंने तो तुम्हारे चैंपियन खान को खारिज सदा कुत्ते की तरह मारा है। मैं अपनी गुफ्तगू से उन लोगों को मुश्तल करना चाहता था। उसने चीख कर अपने साथियों से कहा, खोल दो इसे, मैं भी तो देखूं ये कितने पानी में है। जफर साहब ने कहा था। मैं जानता हूं जफर साहब ने क्या कहा था। राजा ने अपने साथी की बात काटी। तुम क्या समझते हो ये अपने कदमों पर खड़ा रहने के काबिल होगा? क्या तुम लोग मुझे जानते नहीं हो? खोल दो इसे और तुम लोग सिर्फ तमाशा देखो। राजा ने नखवत से कहा। एक आदमी आगे बढ़कर मेरी बंदिशें खोलने लगा। मेरे हाथ पांव आजाद हुए तो मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे नई जिंदगी मिल गई हो, वरना मैं तो ज़हनी तौर पर अपाहिज होने को भी तैयार हो गया था। जफर जो कुछ कहता था वो करता जरूर था। हाथ पांव खुलते ही मैंने गैर महसूस अंदाज में अपना बगली होस्टर टटोला, मगर वो लोग पहले ही अच्छी तरह तलाशी ले चुके थे। तलाशी लेने के बाद ही मुझे बांधा गया था। मैंने चंद हल्की फुल्की एक्सरसाइजेस की, मगर मुझे अपने जिस्म में शिद्दत से तवानाई की कमी का एहसास हो रहा था। मेरा सर फोड़े की तरह दुख रहा था और सर में धमाके से हो रहे थे। राजा के दूसरे साथी कमरे से बाहर निकल गए थे। वो शायद बॉस की हुकूमतुली से खौफजदा थे। जफर ने मेरे हाथ पैर खोलने का हुक्म नहीं दिया था, मगर वो राजा का हुक्म मानने पर मजबूर थे। राजा। अचानक कमरे में जफर की करख्त आवाज गूंजी। ये क्या हो रहा है? इसने मुझे चैलेंज किया था, राजा को। जो अहमक हो तुम। जफर ने उसकी बात काटी। मैंने तुमसे कहा था कि इससे रकम के बारे में मालूम करो। तुमने ये नया तमाशा शुरू कर दिया। खान में तो खैर अकल नाम की कोई चीज ही नहीं है, पर तुम तो अकल रखते हो। जफर का लहजा तल्ख था। इसने इतनी बकवास की है बॉस के, मुझे गुस्सा आ गया। अच्छा, जो हुआ सो हुआ। अब इसके हाथ पैर बांधो और इससे रकम के बारे में पूछो। मैंने तुम्हें 2 घंटे की मोहलत दी थी, उसमें से आधा घंटा गुजर चुका है। फिर वो दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बोला, मैं यहीं मौजूद हूँ, मगर इंटरकॉम पर मुझे डिस्टर्ब मत करना। 1.5 घंटे बाद मुझे रिपोर्ट चाहिए। ये कहकर वो बाहर निकल गया। जफर के बाहर निकलते ही खान अंदर आ गया। उसके साथ 2 और आदमी भी थे। राजा समेत उन चारों ने मिलकर मुझे दोबारा कुर्सी से बांध दिया। बांधने के बाद वो तीनों फिर बाहर निकल गए। शायद जफर ने खान को राजा की मदद के लिए भेजा था। खान और उसके साथी होते तो मुमकिन है मैं राजा से भिड़ जाता, मगर ये मौका ज़ाया ही हो गया। मैंने देखा तैमूर, सिकंदर और नज़ीर के चेहरे बुझ कर रह गए थे। शायद वो भी पुरुम्मीद हो गए थे कि मुमकिन है अब यहाँ से गुलू खलासी की कोई सूरत निकल आए। राजा आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ा और मेरे मुंह पर चटाक से थप्पड़ रसीद कर दिया। तौहीन के एहसास से मेरा पूरा जिस्म सुलगने लगा। ये इब्तिदाई थप्पड़ था। राजा ने चढ़ाने वाले अंदाज में कहा, मैं अगर चाहूँ तो सिर्फ थप्पड़ों से ही तुम्हारा चेहरा मस्त कर सकता हूँ, मगर मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा खूबसूरत चौकठा बिगड़ने ना पाए। उम्मीद है तुम मेरी बात समझ गए होगे। मुझे बता दो वो रकम कहाँ है। कर चुके बकवास, मैंने सुलगते हुए लहजे में कहा। अगर तुम बहरे नहीं हो तो एक दफा फिर मैं अपनी बात दोहरा देता हूँ। रकम ग्लोरिया के कब्जे में है और ग्लोरिया कई हफ्ते से गायब है। राजा ने मायूसी से सर हिला दिया। इसका मतलब है कि तुम वाकई अपना चेहरा बिगड़वाना चाहते हो। मुझे जो कुछ कहना था मैं कह चुका हूँ। अब तुम मेरा चेहरा बिगाड़ो या संवारो, मैं तुम्हें कोई जवाब नहीं दूंगा। राजा मेरी बात सुनकर मुस्कुरा दिया, फिर लहजा बदल कर बोला, अब मैं तुम्हें सिर्फ 2 मिनट दूंगा, उसके बाद जुबान से कुछ भी नहीं पूछूंगा। जानता हूँ कि तुम जैसे लोगों को कैसे दुरुस्त किया जाता है। ये कहकर वो अपनी घड़ी देखने लगा। कमरे में गंभीर खामोशी तारी थी। 2 मिनट गुजरने के बाद राजा ने बुलंद आवाज में अपने एक साथी को आवाज दी। जान मोहम्मद। वो शायद दरवाजे के पास ही मौजूद था। आवाज सुनते ही वो अंदर आ गया। इसे उल्टा लटका दो। जान मोहम्मद ने फौरन ही कमरे के कोने में पड़ा हुआ मजबूत सा रस्सा उठाया और वहां रखी हुई मेज पर चढ़कर उसे छत के वस्त में लगे हुए हुक में डालने लगा। उस हुक में एक चरखी भी मौजूद थी। शायद ये उनका टॉर्चर सेल था। वहां अजियत रसानी के मुख्तलिफ आलात मौजूद थे। लकड़ी के तख्ते, लोहे की बाल्टियां, जंजीरें, चमड़े के चाबुक, मुख्तलिफ किस्म के छोटे बड़े डंडे और लोहे की ऐसी सलाखें जैसी उमूमन सीख कबाब वालों के पास होती हैं। पहले मैंने कमरे का इतनी तफसील से जायजा नहीं लिया था, ले भी नहीं सकता था, क्योंकि उन लोगों ने पहली मर्तबा तो मेरा सर भी कुर्सी की पुष्ट से बांध दिया था। इस मर्तबा वो मेरा सर बांधना भूल गए थे। वो कुर्सी भी मखसूस किस्म की थी। उसमें एंगल आयरन और फौलादी चादरें इस्तेमाल की गई थी। उसके पायों और बाजुओं पर चमड़े की बेल्ट्स भी मौजूद थी, मगर शायद वो लोग मुझसे इतने खौफजदा थे कि उन्होंने बेल्ट्स को नाकाफी समझते हुए मुझे मजबूत रेशमी डोरी से जकड़ा था। मुझे उम्मीद थी कि जान मोहम्मद उल्टा लटकाने के लिए मुझे फिर खोलेगा और ये मौका मैं जाया नहीं करूंगा, मगर वो भी एक काइया था। उसने रस्से को चरखी में डालने के बाद मुझे खोलने से पहले सिर्फ मेरे पाँव खोले और छत में लगे हुए रस्से को एक सिरे से मजबूती के साथ बांध दिए। पाँव बांधने के बाद उसने मुझे कुर्सी से आजाद किया और इंतहाई महारत और फुर्ती से रस्से का दूसरा सिरा खींच लिया।
देखते ही देखते मैं चमगादड़ की तरह छत से उल्टा लटक गया। उल्टा लटकने से मेरे सर के जोड़ में टीसे सी उठने लगी। राजा ने एक मर्तबा फिर घड़ी देखी और खुद कलामी के अंदाज में बोला, सिर्फ 1.25 घंटा रह गया है बॉस को रिपोर्ट देने में। फिर वो मुझसे मुखातिब हुआ, देखो कामरान, अब भी वक्त है, ये 1.25 घंटा भी गुजर गया तो बॉस तुम्हें खान के हवाले कर देगा। और तुम तो जानते हो कि खान कितना जंगली है। तुम ये भी जानते हो कि बॉस को जिन लोगों से अपनी दी हुई रकम मौसूल नहीं हुई वो उन्हें भी ठिकाने लगा देता है। ये रकम तो फिर किसी और की है, क्यों अपनी जान के दुश्मन हो रहे हो? वो रकम तुम्हारी जान से ज्यादा तो नहीं है। मैंने कोई जवाब न दिया, बस उसकी आंखों में आंखें डाले उसे घूरता रहा। मेरा सर बुरी तरह चकरा रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे मेरा मैदा हलक में आ गया हो, मगर मैंने राजा को अपनी कमजोरी का एहसास नहीं होने दिया। उसने फिर मायूसी से सर हिलाया जैसे वो बादल नाखास्ता मुझ पर तशद्दुद करने वाला हो। फिर उसने अचानक मेरे मुंह पर इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि मैं पेंडुलम की तरह झूलता हुआ कमरे के दूसरे सिरे की तरफ चला गया। उस तरफ जान मोहम्मद मौजूद था। उसने भी थप्पड़ मारकर मुझे दोबारा राजा की तरफ रवाना कर दिया। 2-4 बार यही अमल दोहराने के बाद राजा ने मेरे शाने पकड़े और मुझे फिरकी की तरह घुमाने लगा। बल खाने से रस्से में तनाव पैदा होने लगा। जब रस्से में मजीद घूमने की गुंजाइश ना रही तो उसने अचानक मुझे छोड़ दिया। रस्से के बल खुलने लगे और मैं लट्टू की तरह गर्दिश करने लगा। मेरा सर पहले से चकरा रहा था। घूमने की वजह से सर के चक्करों में शिद्दत पैदा हो गई। मेरी तबीयत मालिश करने लगी और मतली किसी कैफियत पैदा हो गई। फिर अचानक मुझे उल्टी हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे उल्टी के साथ मेरा मैदा और आते भी बाहर आ जाएंगे। जान मोहम्मद, राजा ने कहा, नूरे से कहो यहाँ की सफाई कर दे, वरना मैं यहाँ नहीं ठहर सकूंगा। फिर वो घड़ी देखकर मुझसे बोला, अब भी 1 घंटा है। इस 1 घंटे में तुम्हें इतनी अजियत पहुंचाई जाएगी कि तुम अपना नाम तक भूल जाओगे। इस दौरान में एक शख्स वहां आकर सफाई करने लगा। मैंने भी सोचा फौरी तौर पर अपनी जान छुड़ाने को मैं उसे रकम का कोई फर्जी पता बता देता हूँ। जब तक ये लोग वहां जाकर तस्दीक करेंगे उस वक्त तक मुझे कुछ टाइम मिल जाएगा। मैं जानता था कि ये एक जुआ है। अगर मेरे बताए हुए पते पर उन्हें रकम ना मिली तो ये लोग मुश्तैल होकर मेरी जान भी ले सकते हैं। बहरहाल मैंने वो जुआ खेलने का फैसला कर ही लिया। कमरे की सफाई हो गई तो राजा एक मर्तबा फिर मेरे पास आया। मैं तो तुम्हें बहुत सख्त जान समझता था, मगर तुम तो एक ही चक्कर में नीम मुर्दा हो गए। दूसरा मरहला इससे भी ज्यादा सख्त होगा। अब भी वक्त है, बताओगे या मैं दूसरे मरहले पर अमल करूं? मैं सब कुछ बताने को तैयार हूं, मगर पहले मुझे इस अजाब से तो छुटकारा दिलाओ। मेरे साथियों ने हैरत से मेरी तरफ देखा। उनके चेहरों पर हैरत से ज्यादा सदमे के तासुरात थे। उन्हें शायद ये तवक्को नहीं थी कि मैं इतनी जल्दी हार मान लूंगा। खास तौर से तैमूर तो बहुत ही दिलगिरफ्ता नजर आ रहा था। जान मोहम्मद, इसे नीचे उतारो और पानी पिलाओ, राजा ने कहा। जान मोहम्मद ने रस्ते का दूसरा सिरा ढीला किया तो मैं धप से फर्श पर आ गिरा। उसने रस्सा ढीला करने के बाद उसका दूसरा सिरा दोबारा दीवार में लगे एक हुक से बांध दिया। फर्श पर गिरने से मेरे कंधे और कमर में शदीद चोट आई। मैं बेदम सा होकर पड़ा रहा। उस वक्त वाकई मुझ में हिलने की सकत नहीं थी। जान मोहम्मद पानी का जग और ग्लास ले आया। उसने ग्लास मेरे होठों से लगा दिया। मैंने लेटे लेटे पानी पीने की कोशिश की, फिर हिम्मत करके उठ बैठा और एक ही सांस में सारा ग्लास खाली कर दिया। मुझे यूं लगा जैसे मेरी खोई हुई तवानाई बहाल हो रही हो। जब मेरी हालत कुछ संभली तो राजा ने पूछा, हाँ अब बताओ वो रकम कहाँ है? तुम्हें वो फ्लैट तो याद ही होगा जहाँ तुम्हारे आदमियों ने अकबर की रिहाई के लिए धावा बोला था। हाँ मुझे मालूम है। रकम उसी फ्लैट के एक बेडरूम में रखी हुई है। राजा झंझला कर बोला, क्या तुम मुझे अहमक समझते हो? इतनी बड़ी रकम तुम उस फ्लैट में छोड़ दोगे? असल बात तो यही है, कोई चीज छुपाना हो तो उसे ऐसी जगह छुपाओ कि ढूंढने वाला उस पर तवज्जो ही ना दे। जाहिर है तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं आएगा, मगर पहले इसकी तस्दीक तो कर लो तुम। यहाँ से गुलशन इकबाल जाने और आने में कम से कम 2 घंटे लगेंगे। राजा ने कहा, इस वक्त हम सुपर हाईवे पर कराची से तकरीबन 40-45 किलोमीटर के फासले पर हैं। मैं अपने आदमियों को वहां भेज तो दूंगा, लेकिन अगर ये इत्तला गलत निकली तो बॉस तुम्हें अपने हाथ से गोली मारेगा। वो धोखा देने वालों का शदीद दुश्मन है। जान मोहम्मद, इसे दोबारा कुर्सी से बांधो और विक्की को लेकर वहां चले जाओ। इस दौरान में गैर महसूस तरीके से वही रस्सा मैंने दोनों हाथों में थाम लिया था जो मेरे पैरों में बंधा था। तुम इसे बांधो, मैं बॉस को इत्तला देकर आता हूँ। राजा ही कहकर जाने के लिए मुड़ा। मैंने अचानक जख्म भरी और उसी रस्से में लटक गया जिससे मेरे पैर बंधे थे। फिर मैंने जोरदार स्विंग ली और राजा को साथ लेता हुआ कमरे के दूसरे सिरे की तरफ चला गया। रस्से का दूसरा सिरा दीवार में पेवस्त हुक से बंधा हुआ था, इसीलिए मैं अब भी पूरी तरह आजाद नहीं था। मैंने रस्सा चूंकि ऊपर से पकड़ा था, इसीलिए मेरे कदम जमीन से नहीं लग रहे थे। यूं भी मेरे पांव बंधे हुए थे, इसलिए जमीन से लगकर भी कोई फायदा नहीं होता। राजा उस अचानक गुफ्तार से दहशतज़दा हो गया। मैंने फुर्ती से रस्सा उसकी गर्दन में डाला और उसे लिए हुए कमरे के दूसरे सिरे तक चला गया। वो अगर बर वक्त मेरे बंधे हुए पैरों के दरमियान अपना पांव ना फंसाता तो रस्सी के फंदे से उसकी मौत वाकई हो जाती। अगर मेरे पैरों की सपोर्ट ना होती तो फांसी पाने वाले मुजरिमों की तरह उसकी गर्दन लंबी हो जाती। मैंने चश्मे जदन में उसका रिवॉल्वर निकाल लिया और उसकी कनपट्टी पर रखकर जान मोहम्मद से कहा,
अगर तुम्हारे मुंह से आवाज निकली या तुमने कोई हरकत की तो याद रखो, राजा का भेजा तोड़ेगा ही, तुम्हारी खोपड़ी भी सलामत नहीं रहेगी। जान मोहम्मद अपनी जगह साकित रह गया। वो फटी फटी आंखों से मुझे घूर रहा था। मुझे यकीन था कि जान मोहम्मद के पास रिवॉल्वर जरूर होगा। मैंने उससे कहा, अपने दोनों हाथ सर पर रखो और मेरे नजदीक आ जाओ। जान मोहम्मद रोबोट की तरह सर पर हाथ रख के मेरे पास पहुंच गया। मेरे दाएं हाथ में राजा का रिवॉल्वर था, जिसे उसकी कनपट्टी से मैंने लगा रखा था। मैंने जान मोहम्मद से कहा कि मेरी तरफ पुश्त कर लो। उसने मेरे हुक्म की तामील की। मैं उसकी तलाशी लेना चाहता था, मगर ऐसा करना मुमकिन नहीं था क्योंकि मैंने बाएं हाथ से रस्से को थाम रखा था। अगर मैं रस्सा छोड़ता तो ना सिर्फ खुद जमीन पर गिरता बल्कि राजा भी आजाद हो जाता। मैंने अचानक रिवॉल्वर का दस्ता पूरी कुव्वत से जान मोहम्मद के सर पे दे मारा। वो लहराया और कटे हुए दरख्त की तरह धड़ाम से फर्श पर गिर पड़ा। फिर मैंने यही हशर राजा का भी किया। वो बेहोश होकर रस्से में झूल गया। मैंने उसकी गर्दन के गिर्द रस्से का एक और बल दिया और उसका पैर अपने पैरों के दरमियान से निकाल दिया। वो बेहोशी में भी बुरी तरह तड़पा। शायद वो पूरी तरह बेहोश नहीं हुआ था। फिर उसकी आंखें हल्कों से उबल पड़ी और मुंह से झाग बहने लगे। मैंने कान लगाकर उसके दिल की धड़कन सुनने की कोशिश की, मगर वहां बिल्कुल खामोशी थी। मैंने बमुश्किल तमाम उसे रस्से से आजाद किया तो वो भी जान मोहम्मद की तरह फर्श पर गिर गया। उसके गिरने के बाद मैं भी नीचे उतर गया। रस्सा इतना ढीला था कि मैं इत्मीनान से जमीन पर बैठकर अपने पैर खोल सकता था। मुझे बस खदशा ये था कि इस दौरान में जफर का कोई आदमी अंदर ना आ जाए, वरना सब किए कराए पर पानी फिर जाएगा। मैंने फुर्ती से अपने पैर खोले और आजाद होते ही सबसे पहले कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। फिर मैं अपने साथियों के पास गया और बारी बारी उन तीनों को खोल दिया। तलाशी लेने पर जान मोहम्मद की जेब से भी रिवॉल्वर बरामद हुआ। मैंने वो तैमूर के हवाले किया। नजीर और सिकंदर ने वहां पड़े डंडों में से एक एक मजबूत डंडा उठा लिया। कुछ न होने से वो डंडे बहरहाल गनीमत थे। कामरान साहब, आपने तो वाकई कमाल कर दिखाया, सिकंदर ने कहा। हम दबे पांव दरवाजे की तरफ बढ़े। मैंने दरवाजे की चटखानी खोलकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर मालूम हो कि दरवाजा बाहर से बंद है। अचानक सिकंदर ने जान मोहम्मद के लहजे में कहा, ओए खान, दरवाजा खोल यार। अरे कभी तू कहता है कि दरवाजा बाहर से बंद कर लो, कभी कहता है कि खोल दो। खान बड़बड़ाया और दरवाजा खोल दिया। हम सब खुले हुए दरवाजे के पट की आड़ में खड़े हो गए। अब क्या हो गया? खान झंझला कर बोला, बाहर क्यों नहीं निकलता? फिर हाल दरियाफ्त करने के लिए उसने आगे बढ़कर अंदर झांकने की कोशिश की। सिकंदर ने पूरी कुव्वत से डंडा उसके सर पे दे मारा। वो लड़खड़ाया और अंदर आन गिरा। सिकंदर उसकी तरफ से मुतमईन होकर आगे बढ़ा, मगर मैं जानता था कि खान इतनी जल्दी बेहोश होने वालों में से नहीं है। मैंने रिवॉल्वर का दस्ता पूरी कुव्वत से उसकी खोपड़ी पर दे मारा। जरब इतनी शदीद थी कि कोई दूसरा आदमी होता तो उसकी खोपड़ी चटक जाती, मगर उसका सर महफूज था। मुझे यकीन था कि कम से कम 2 घंटे तक तो वो होश में नहीं आएगा। अगला मरहला वहां से निकलने का था। अचानक मुझे अकबर का ख्याल आया। वो भी इसी कमरे में बंधा पड़ा था और बेखबर सो रहा था। मैंने उसके हाथ पांव खोले तो वो बेदार हो गया। कौन है? वो घबरा कर बोला, परेशान मत हो, मैं हूं कामरान। मैंने जल्दी से उसके मुंह पर हाथ रख दिया, क्योंकि वो खासी बुलंद आवाज में बोला था और उसकी आवाज कमरे से बाहर जा सकती थी। तो क्या अब मैं आजाद हूँ? वो जल्दी से उठकर बैठ गया। खामोश रहो, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि हम आजाद हैं या नहीं। हम अभी तक उसी जगह पर हैं। अगर यहाँ से सही सलामत निकल गए तो आजाद होंगे। और हाँ, अपने तौर पर फरार होने की कोशिश मत करना, वरना बेमौत मारे जाओगे। मैंने देखा तैमूर और सिकंदर दबे कदमों दरवाजे की तरफ बढ़ रहे हैं। तैमूर ने खान की तलाशी लेने के बाद उसका रिवॉल्वर अपने कब्जे में ले लिया था। मैं भी रिवॉल्वर संभालकर उनके पीछे लपका। तैमूर ने बड़ी एहतियात से बाहर झांका, फिर हम सबको बाहर आने का इशारा किया। वो एक तवील कॉरिडोर था, बल्कि उसे गली कहना ज्यादा मुनासिब होगा, क्योंकि जिस दरवाजे से हम बाहर निकले थे उसकी बिल्कुल सीध में कुछ फासले पर एक दरवाजा था। दाएं बाएं कोई दरवाजा नहीं था। आगे बढ़ने से पहले ना जाने क्यों मुझे शुबा हुआ कि यहाँ कोई ऐसा सिस्टम ना हो जिससे बाहर वालों को हमारी आमद की खबर मिल जाए। मैंने इस शुबे का इजहार तैमूर से भी किया। वो कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया, फिर सरगोशी में बोला, अगर कोई ऐसा इंतजाम है भी तो हम क्या कर सकते हैं? बाहर तो हमें निकलना ही है, इसके लिए रिस्क तो मोल लेना ही पड़ेगा। जाहिर है अब हम सारी रात तो यहाँ खड़े नहीं रह सकते ना। अब जो हो सो हो, बाहर तो यहाँ से निकलना ही है। आओ चलें। मैंने अकबर का हाथ पकड़कर दरवाजे की तरफ घसीटा। मुझे अकबर ही की तरफ से तशवीश थी, उसकी वजह से बना बनाया काम बिगड़ सकता था। हम लोग फूंक फूंक कर कदम रखते हुए दरवाजे तक पहुंच गए। दूसरी जानिब से कई अफराद के हंसने बोलने की आवाजें आ रही थी। शोकर, पत्ते अच्छे हैं तो लगा ले रकम, वरना पत्ते फेंक दे। मेरे पास राउंड है। दूसरी आवाज सुनाई दी। ये कहते हुए शायद उसने नोट भी मेज पर फेंके थे। इस मामूली से राउंड पर इतना कड़ रहे थे। पहली आवाज फिर सुनाई दी, मेरे पास गुलाम की ट्रेल है। मैंने सोचा यही मौका है, जीतने वाला नोट समेट रहा होगा और बाकी लोग भी उसी की तरफ मुतवज्जो होंगे। मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की तो मालूम हुआ कि वो दरवाजा भी बाहर से बंद है। तैमूर ने सवालिया अंदाज में मुझे देखा। नजीर और सिकंदर भी उलझ कर रह गए। अकबर तो शायद हवासों में ही नहीं था।
मैंने चंद लम्हे सूरत हाल पर गौर किया, फिर एक खतरनाक रिस्क लेने का फैसला किया। मैंने अंदर से दरवाजे पर दस्तक दी तो बाहर से उसी आदमी की चहकती हुई आवाज सुनाई दी जिसने अभी बाजी जीती थी। ओए जरा सब्र कर खानू, तेरी बारी भी आएगी, अभी तो मेरा सितारा जोरों पर है। ठीक है यार, चला जाता हूँ खान की जगह। ये आवाज उस आदमी की थी जो बाजी हार गया था। बस, जीतने वाले ने तमस्खर आमेज अंदाज में कहा। इतना ही माल था तेरे पास आज? हाँ, आज के लिए इतना ही था, मैं खान को भेजता हूँ, उसने जवाब दिया। फिर ताले में चाबी घूमने की आवाज आई। मैं और तैमूर दरवाजे से यूं लगकर खड़े हो गए कि दरवाजा खुलने की सूरत में बाहर से देखने वाले को नजर न आए। फिर आहिस्ता से दरवाजा खुला और किसी की आवाज आई, आ जाओ ए खान, तू भी किस्मत आजमा ले। ये कहता हुआ बोलने वाला अंदर आ गया। तैमूर ने झपट कर उसकी गर्दन दबोच ली और उसके मुंह पर सख्ती से हाथ जमा दिया ताकि वो कोई आवाज ना निकाल सके। मैंने आहिस्तगी से दरवाजा दोबारा बंद कर दिया। आने वाला अभी तक मबहूत सा हमें देख रहा था। मैं सवाल जवाब में वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता था, इसीलिए रिवॉल्वर का दस्ता मारकर उसे भी बेहोश कर दिया। फिर सिकंदर से कहा कि इसे भी खान के पास फेंकाओ, मगर फेंकने से पहले इसकी तलाशी ले लेना, ये भी मुसल्ला होगा। वो वाकई मुसल्ला था। उसकी जेब से भी .45 का रिवॉल्वर बरामद हुआ। चलो पत्ते बांटो यार। जीतने वाले ने बेसब्री का मुजाहरा किया। इतनी जल्दी मत करो, जरूरी नहीं कि हर बार तुम ही जीतो, जरा खान को भी आ जाने दो। किसी दूसरे ने कहा, मुझे तो लग रहा है कि खान शायद सो गया है, जब ही इतनी देर लग रही है, वरना वो तो बाहर आने को बेताब था। अब उनमें से कोई किसी भी वक्त अंदर आ सकता था। हमें यह भी मालूम था कि बाहर अब सिर्फ 3 आदमी होंगे। उन पर काबू पाना कोई ऐसा मसला नहीं था, मगर यह भी हो सकता था कि उनके अलावा बंगले में मजीद आदमी हो। जफर ने उन लोगों को सिर्फ हमारी निगरानी पर मुकर्रर किया हो, बाकिया लोग बंगले के दूसरे हिस्से में हों। बहरहाल ये वक्त मजीद सोच विचार का नहीं था। मैंने सिकंदर और तैमूर को पीछे आने का इशारा किया और खुद रिवॉल्वर लेकर अचानक बाहर निकल गया। वो तीनों फर्श पर आलती पालती मारे बैठे थे। उन्होंने चौंक कर मुझे देखा। फिर उनमें से एक कहा जेब की तरफ बढ़ा तो मैंने गरजदार आवाज में कहा, डोंट ट्राई टू मूव, सब हाथ ऊपर उठाओ और दीवार की तरफ खड़े हो जाओ। वो तीनों हैरत से आंखें फाड़े मुझे देख रहे थे। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता हाथ उठाकर खड़े हुए और दीवार की तरफ घूम गए। इन तीनों की तलाशी लो सिकंदर। सिकंदर ने आगे बढ़ के बारी बारी उन तीनों की तलाशी ली। फिर उनकी जेबों से निकला हुआ सामान एक तरफ ढेर कर दिया। उन लोगों के पास से रिवॉल्वर तो बरामद हुए ही थे, साथ ही दोहरी धार का खंजर भी बरामद हुआ। इसके अलावा चाबियां, रुमाल और पर्स थे जो नोटों से भरे हुए थे। खंजर तैमूर ने अपने पास रख लिया। बकिया रिवॉल्वरों में से 2 नजीर और 1 सिकंदर को दे दिया। सिकंदर और नजीर ही ने उनके पर्स भी अपनी जेबों में ठूंस लिए। अब तुम लोग मेरी तरफ घूम जाओ। मैंने उन तीनों को हुक्म दिया तो वो मशीनी अंदाज में मेरी तरफ घूम गए। उनके चेहरों पर बेबसी और गुस्से के आसार थे। जफर कहाँ है? मैंने उनमें से एक को मुखातिब किया। उसका कद दरमियाना मगर जिस्म गेंडे की तरह फैला हुआ था। आधे सर से वो गंजा था और नाक पर चोट का निशान था। वो यहाँ नहीं है। मैंने आगे बढ़कर रिवॉल्वर की नाल उसके मुंह पे दे मारी। झूठ बोलेगा तो तेरे दूसरे साथियों की तरह तुझे भी मौत की नींद सुला दूंगा। जल्दी बता कि जफर कहाँ है। जरब से उसके होंठ फट गए थे और सामने का एक दांत भी टूट गया था। अगर वो यहाँ हुए भी तो उन तक पहुंचना बहुत मुश्किल होगा। उसने खून थूकते हुए कहा, ये फालतू बातों में वक्त बर्बाद कर रहा है। ये जिंदा ही नहीं रहना चाहता। इसे ठिकाने लगाओ, फिर मैं दूसरों से पूछगछ कर लूं। मैंने तैमूर से कहा। तैमूर ने वही खंजर निकाल लिया। उस पर चमड़े का खोल था और उसमें ऐसे बंद लगे हुए थे कि उसे पिंडली के साथ बांधा जा सकता था। पहले मैं इसका एक कान काटकर इसे एक और मौका दूंगा। अगर फिर भी इसने जुबान न खोली तो मैं खंजर इसके सीने में पेवस्त कर दूंगा, तैमूर ने कहा। फिर उसका गिरेबान पकड़कर उसे अपनी तरफ घसीट लिया। मेरी बात सुनो, वो खून थूकते हुए बोला। इस खंजर का जख्म बहुत मोहलिक होता है। जिसे एक बार लग जाए फिर वो जिंदा ही नहीं बचता, क्योंकि जेदी ने इसे इंतहाई मोहलिक जहर में बुझाया है। कौन जेदी? मैं हूँ जेदी, उन तीनों में से एक बोला। तो फिर इब्तिदा इसी से करो तैमूर। इसे खुद भी तो मालूम हो कि यह खंजर कितना जहरीला है और ये कितने दिन जिंदा रहेगा। तुम लोगों ने हमें मार भी दिया तो यहाँ से निकल नहीं सकोगे, जेदी ने कहा। जफर किसी अरे गैरे का नाम नहीं, जब तक वो नहीं चाहेगा तुम लोग यहाँ से निकल नहीं सकोगे, उसने बेखौफी से कहा। वो अपने साथियों के मुकाबले में ज्यादा पुरएतमाद और सख्तजान लग रहा था। तुमसे जो कुछ पूछा जा रहा है उसका जवाब दो। ये तुम्हारा मसला नहीं है कि? मेरा जुमला अधूरा रह गया क्योंकि बाहर से फायरिंग की जोरदार आवाज आई थी। शायद किसी ने स्टैंड गन का ब्रस्ट मारा था। मैंने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। बस यही मेरी गलती थी। दराज कद ने अचानक मुझ पर छलांग लगाई और मुझे लिए हुए फर्श पर ढेर हो गया। छलांग लगाते उसने मेरी दाईं कलाई पकड़कर जोरदार झटका दिया और रिवॉल्वर मेरे हाथों से दूर जा गिरा। उसकी गिरफ्त से मुझे अंदाजा हो रहा था कि वो लड़ने भिड़ने के फन में खासा ताक है। मैंने अपना सर थोड़ा सा पीछे हटाकर उसकी नाक पर जोरदार टक्कर मारी। तकलीफ की शिद्दत से उसका चेहरा मस्क हो गया और उसकी गिरफ्त ढीली पड़ गई। मैंने दोनों घुटने समेटे और उसे अपने ऊपर से उछाल दिया। वो गोया हवा में उड़ता हुआ सामने वाली दीवार से टकराया और फर्श पर गिर गया। खबरदार, अपनी जगह से हरकत मत करना वरना गोलियों से छलनी हो जाओगे।
अचानक दाखिली दरवाजे के पास से आवाज गूंजी, ये मजीद बेहतर होगा कि तुम मुझे छलनी कर दो। मैंने हाथ गिराकर उसकी तरफ घूमते हुए कहा, यूं भी तुम्हें चाय के लिए छलनी की जरूरत तो पड़ेगी। वो आवाज 100% ग्लोरिया की थी। उसकी नजर जो ही मुझ पर पड़ी वो जल्दी से बोली, तुम ठीक तो हो कामरान? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैंने जवाब दिया। मुझे हैरत इस बात पर थी कि उसके साथ जफर भी था। ग्लोरिया ने उसकी कनपट्टी पर रिवॉल्वर रखा था और वो गुस्से में होठ काट रहा था। तुम्हें सिर्फ कामरान की फिक्र है, यहाँ और भी तो लोग हैं। तैमूर ने मुंह बनाकर कहा, तुम लोगों को मैं पहले ही देख चुकी थी। वो मुस्कुराकर बोली, बज़ाहिर तो ठीक ठाक नजर आ रहे हो, मगर तुम्हारी यही ख्वाहिश है तो पूछ लेती हूँ कि अच्छा, अब यहाँ से निकलने की कोशिश करो, ये हमारा ड्राइंग रूम नहीं है। तैमूर ने उसकी बात काटी। मैंने देखा इस दौरान में तैमूर और सिकंदर वहां मौजूद बकिया 2 आदमियों को बेहोश कर चुके थे। चलो फिर बाहर निकलो, ग्लोरिया ने कहा। हम उस दरवाजे से बाहर आए तो मालूम हुआ कि हमें तहखाने में रखा गया था।